तो लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में डिस्कस किए थे वर्ल्ड वॉर के बारे में, वेमार रिपब्लिक के बारे में और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या इफेक्ट्स देखे गए थे। आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक क्राइसिस सीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन जर्मनी। भाई, वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में क्या क्या इकोनॉमिक क्राइसिस देखी गई वो समझते हैं। क्योंकि लड़ाई तो लड़ ली थी जर्मनी ने, लड़ाई हार भी गए थे और काफ़ी पैसा भी उनको देना पड़ा था बाकी कंट्रीज़ को। तो उसके बाद क्या क्या इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसे की प्रॉब्लम आई, वो हम समझते हैं जर्मनी में। हाँ जी, समझते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जो आई थी जर्मनी के अंदर। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी तो वर्ल्ड वॉर के बाद 1923 आते आते जर्मनी में ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इतनी बुरी हालत हो गई कि जर्मनी में, देखते हैं क्या हुआ था। एक्चुअली जर्मनी जो थी ना, वो बड़ी पावरफुल कंट्री तो थी वर्ल्ड वॉर से पहले, बट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए जर्मनी ने बहुत सारा जो था वो लोन उठाया था मार्केट से, क्योंकि उसको लगा वर्ल्ड वॉर लड़ते हैं लोन से, अपने पैसे नहीं खर्च करते। और लोन आपको जो है देना पड़ता है भाई, और वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर हार गई तो लोन तो देना पड़ा वापस, इंटरेस्ट भी देना पड़ा। बट लोन के लिए पैसे कहाँ बचते भाई? 6 बिलियन यूरोज और बहुत सारे पैसे तो ले गए थे जब वो ब्रिटेन वाले या फ्रांस वाले, वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जो ट्रीटी हुई थी वर्सेल में। तो भाई, लोन के पैसे चुकाने के लिए जो गोल्ड छुपा रखा था अपने देश में, वो सब गोल्ड जो है वो बेचना पड़ा अपने देश का। पैसे सारे ले गए थे ब्रिटेन वाले, और गोल्ड जो था वो आपका बिक गया था लोन के पेमेंट चुकाने में। अब इससे क्या हुआ, जर्मनी में अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आ गई कि जर्मनी में अब पैसे की पूरी जो थी वो प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरा, जर्मनी का एक एरिया था रूहरलैंड। जर्मनी में एक आपका रूहरलैंड था, वो फ्रांस ने और जो है वो कब्जा कर लिया था, जहाँ पर इंडस्ट्रीज थी। तो अब इंडस्ट्री भी चली गई इनके पास से, फ्रांस ने वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया, उस एरिया को कब्जा कर लिया। अब जर्मनी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, न कैश न गोल्ड, और इंडस्ट्री भी उठा के ले गया फ्रेंच। अब क्या हुआ? अब तो जब जर्मनी के पास अब हुआ ये कि ना, उसका सारा का सारा गोल्ड चला गया था, उसके पास पैसा नहीं था। तो जर्मनी ने गुस्से में आके, भाई पैसा तो है नहीं, हमारी इंसल्ट और हो रही है, धड़ाधड़ करेंसी जो है वो छापने लगे ये लोग। करेंसी को बहुत ज़्यादा जो है छापने लगे, जो है ये जर्मनी वाले। अब होता क्या है कि ना, एक्सेसिव करेंसी होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है देश में। क्या होती है? देखिए, अगर आपके देश में बहुत पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो जाओगे, नहीं। एक्सेसिव करेंसी छपने की वजह से लोगों के हाथ में काफ़ी पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो लोग कुछ काम नहीं करेंगे। जब पैसा लोगों के पास होगा तो कुछ काम नहीं करेंगे। उससे आपकी देश की करेंसी की जो वैल्यू होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, वो कम हो जाती है। तो यही हुआ वहाँ पर, एक्सेसिव करेंसी छापने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ गया और लोगों ने काम नहीं किया, उससे करेंसी की वैल्यू घट गई। हुआ क्या कि 1923 में एक डॉलर की कीमत जो थी 24,000 जर्मनी के यूरो के बराबर हो गई। देख रहे हो, मतलब इतना घट गया यूरो कि एक डॉलर 24,000 के बराबर है। इतनी कम हो गई थी करेंसी की वैल्यू। और साल के आखिरी आते एक डॉलर ट्रिलियंस में बिक रहा था। मतलब इतनी करेंसी जो थी वो मंदी हो गई थी, इतनी करेंसी में प्रॉब्लम आ गई थी। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन कहा जाता है, जहां करेंसी इतनी मंदी हो जाए कि $1 ट्रिलियन से बिकेगा। मतलब अगर ऐसा मान लो आप कि इंडिया में आपके पास 1 ट्रिलियन रुपीज हैं, तो सामने आपको सिर्फ $1 मिलेगा। इतना कम हो गई करेंसी की वैल्यू। और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, इतनी प्रॉब्लम आ गई भाई, लोगों के पास पैसा इतना हो गया बट करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो ये प्रॉब्लम हो गई करेंसी के लिए और देश के लिए। इसे हाइपर इन्फ्लेशन बोला गया। तो जर्मनी में क्या हुआ, एक छोटा सा ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को गाड़ी भर भर कर पैसा देना पड़ता था। इतनी प्रॉब्लम आ गई पैसे की। और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए थोड़ा फिर अमेरिका आया। अमेरिका ने थोड़ा सा लोन दिया, तब जाके थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हुई। एक ड्वेव्स प्लान के थ्रू लोन दिया थोड़ी करेंसी उनकी ठीक करने के लिए। ऐसे सॉल्व हुई वहाँ की प्रॉब्लम, बट कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई थी, थोड़े समय के लिए सॉल्व हुई थी। तो हम लिख लेते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जर्मनी में कैसे आई थी आपकी। दी जर्मनी fought World War One purely on loan and had to sell its gold to to repay the loan। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस डिप्लीटेड, इसकी वजह से जो था वो गोल्ड खत्म हो गया। दिस डिप्लीटेड द गोल्ड रिजर्व ऑफ जर्मनी, इसकी वजह से जर्मनी में गोल्ड रिजर्व जो था आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, ऑल्सो इस टाइम पे, ऑल्सो बाय दिस टाइम इन 1923 फ्रांस उसका एक रूहर लैंड ऑक्यूपाई कर लेता है। फ्रांस ऑक्यूपाइड रूहर लैंड ऑफ जर्मनी वेयर मैनी इंडस्ट्रीज वर सिचुएटेड, जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो सिचुएटेड थी। तो इसका मतलब एक तो आपका गोल्ड भी चला गया, दूसरा आपका जो इंडस्ट्री वाला एरिया था जहाँ से कुछ पैसा बनता देश में, वो भी उठा के ले गया, वो भी कब्जा कर लिया फ्रांस ने। फिर क्या हुआ, इसकी वजह से गुस्से में आके, सो ड्यू टू दिस एक्शन, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने अपने देश में करेंसी छापी भर के। जर्मनी प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी, काफ़ी करेंसी अपने देश में छापी। एज अ रिजल्ट, इससे प्रॉब्लम हो गई। एज अ रिजल्ट दी जर्मन करेंसी गॉट फल, वो उसकी वैल्यू कम हो गई। हुआ क्या कि इन अप्रैल 1923 के अप्रैल महीने में दी $1 was around 24,000 जर्मन यूरो इक्विवेलेंट। अप्रैल के महीने में $1 24,000 जर्मन यूरो के बराबर बिक रहा था। एंड बाय दिसंबर, उस साल के दिसंबर आते आते, डॉलर वॉज इक्वल टू ट्रिलियन यूरो, 1 ट्रिलियन के बराबर हो गया था। इतनी करेंसी कम हो गई थी वहाँ की। दिस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाई, इस कंडीशन को कहा जाता है, दिस कंडीशन वॉज कॉल्ड
हाइपर इन्फ्लेशन, इस कंडीशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहां करेंसी बहुत कम हो जाए, वेयर करेंसी मार्क फेल एंड अल्टीमेटली क्या हुआ आखिरी में, एंड अल्टीमेटली यूएस केम टू हेल्प जर्मनी बाय गिविंग लोन्स अंडर डेव्स प्लान। डेव्स प्लान के अंडर में कुछ लोन दिया ताकि उनकी कंडीशन ठीक हो सके जर्मनी की, अमेरिका ने। क्या होता है डेव्स प्लान? कुछ नहीं होता, वो सिंपल है। उसमें मतलब आपको लोन ही दिया जा रहा है और आपसे वो टुकड़ों में लोन के पैसे वापस करेगा। तो ये डेव्स प्लान था ताकि कुछ कंडीशन ठीक हो सके जर्मनी की, ये अमेरिका ने किया था। अब हमने इकोनॉमिक क्राइसिस तो देखा जो जर्मनी में आया था। अब हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे आया वर्ल्ड वॉर की वजह से। वो कहते हैं ना कि ये देखो, ये माना गया है कि जब भी कभी वर्ल्ड में लड़ाई होती है ना, तो उससे सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे विश्व को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लड़ाई जर्मनी ने करवाई वर्ल्ड वॉर, उससे वो हारे, उनको नुकसान फेस करना पड़ा, बट पूरे वर्ल्ड को उसका जो था वो इफेक्ट फेस करना पड़ा था। वो यही है, डिस्क्राइब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है वो जरा समझते हैं हम लोग। हाँ जी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं। देखिए जर्मनी में अभी देखा 1923 में हमने आया था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। उसको ठीक करने के लिए, थोड़ी जर्मनी की कंडीशन ठीक करने के लिए जर्मनी को लोन प्रोवाइड किया था अमेरिका ने। अभी देख रहे थे हम लोग डेव्स प्लान के थ्रू 1920 में, 1924 में। अब जब लोन प्रोवाइड किया था तो कुछ हद तक उसकी वजह से कंडीशन ठीक होने लगी थी। 1924 से लेके 1928 तक 4-5 साल ठीक रहे जर्मनी के लिए, क्योंकि उन्हें लोन मिल रहा था अमेरिका से, तो उनके यहाँ पर ठीक कंडीशन चल रही थी। बट ये प्रॉब्लम जल्दी से भरने वाली नहीं थी। हुआ क्या कि ना, जर्मनी को लोन जब तक मिल रहा था रशिया से तो कंडीशन ठीक चल रही थी। हुआ क्या कि ना 1929 1929 ईयर में अमेरिका की जो सबसे बड़ी, या पूरे वर्ल्ड की कहते हैं सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है वर्ल्ड की, अमेरिका के अंदर जो है वो एकदम फेल कर गई, क्रैश हो गई थी जी, एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब फेल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बिल्डिंग टूट नहीं गई थी, वो शेयर गिर गए थे सब लोगों के उस साल। इस पूरे की पूरी जो जो लोग खेलते थे यहाँ पर शेयर खेल से जो है खेलते थे या शेयर्स में पैसा लगाते थे, तो सबका पैसा डूब गया था उस साल। तो जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट ही हिल गई तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, गड़बड़ा गई। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जब ये स्टॉक मार्केट गिरी या फॉल हुई या सबके पैसे डूब गए, तो लोगों ने धड़ाधड़ अपने शेयर जो हैं वो बेचे। करीबन 13 मिलियन शेयर जो थे एक दिन में वहां पर बिक गए थे जब ये मार्केट फॉल हुई थी। अब इससे क्या था, जब सब लोगों ने अपने पैसे यहाँ से निकाल लिए इस मार्केट से, तो पैसे, अमेरिका के पास पैसे की प्रॉब्लम आ गई। 1929 से लेकर 1932 तक 4 साल अमेरिका के अंदर जो है वो एकदम स्टेबिलिटी बनी नहीं, अमेरिका की पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा गई, जिसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा गया। अमेरिका में लोगों की इन 4 सालों में, 3 सालों में इनकम आधी हो गई थी इस स्टॉक मार्केट के हिलने की वजह से। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, फार्मर्स लोगों के काम बंद हो गए थे, और अमेरिका पूरा का पूरा जो था वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अब जब अमेरिका में प्रॉब्लम आएगी तो भाई सीधी सी बात है,
लोन नहीं मिल पाएगा जर्मनी को, और जब लोन नहीं मिलेगा तो जर्मनी में भी प्रॉब्लम आएगी। लोन ना मिलने की वजह से जर्मनी के अंदर 1932 में जर्मनी में 40% तक इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन बिगड़ गई थी। मतलब 40% इंडस्ट्री में जो काम था वो सब बंद हो गया था, क्योंकि लोन नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ काम नहीं होगा, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। जर्मनी में 6 मिलियन का मतलब हो गया 60 लाख लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। और लोग जो थे, तो इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, 60 लाख लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो जर्मनी में लोग जो थे वो सड़कों पे घूमते थे, अपने ऊपर टैग लगा के कि हमें कोई भी जॉब दे दो भाई, हम जॉब करेंगे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। अब जब लोगों के पास जॉब नहीं है तो लोग स्ट्रीट पे घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे, और इसकी वजह से लोगों ने चोरी चकारी शुरू कर दिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई वहाँ पर आपके जर्मनी में। अब जो थोड़े से लोग वहाँ पर अमीर लोग थे, कुछ दिन तक तो उनकी ठीक चली, बट क्योंकि पूरे देश में प्रॉब्लम थी जर्मनी में, तो सभी लोगों को, अमीर से लेके गरीब लोगों को, विमेंस को, बच्चों को, सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एग्रीकल्चर सब खराब हो गया था, और ये था आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, क्या था। बिटवीन 1924 to 1928 जर्मनी सॉ between 1924 to 1928 जर्मनी सॉ सम स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी आई थी जर्मनी में, कुछ स्टेबिलिटी आई थी जर्मनी में, बट ड्यू टू ड्यू टू crashing of crashing of Wall Street Exchange, Wall Street Exchange, due to crashing of Wall Street Exchange, the biggest stock market, the biggest stock market of US, due to crashing of Wall Street Exchange, the biggest stock market of US, over over 13 million over 13 million shares were sold on 24 October 1929। इसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। दिस लीड्स टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन in USA, due to which income of people fell by half, factories were shut। अब जब अमेरिका में प्रॉब्लम आई, ऐसा कहते हैं कि जब अमेरिका छींकता है ना जी, तो पूरे विश्व को जुकाम हो जाता है। तो बस अमेरिका ने छींक दिया, उससे बेचारे को बुखार आया अमेरिका को, तो पूरा वर्ल्ड बुखार से प्रॉब्लम आ गई उनको। जर्मनी में भी बुखार फैला। दी जर्मन इकोनॉमी also got fell ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। जब लोन नहीं मिलेगा तो भाई प्रॉब्लम आएगी जर्मनी में, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन बाय यूएसए। बाय 1932 आते आते जर्मनी में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी वो
फेल बाय 40%। 40% तक इंडस्ट्रीज का काम बंद हो गया था इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। फोर्थ पॉइंट, 6 मिलियन, अबाउट 6 मिलियन पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड। 60 लाख लोगों की जॉब चली गई थी। एंड पीपल स्टार्टेड रोमिंग। लोग जो थे वो स्ट्रीट्स पे जो है, सड़कों पे घूमने लगे और जो है वो जॉब मांगने लगे, और उन लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी कि काम तो था नहीं। अबाउट 6 मिलियन पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड, पीपल स्टार्टेड रोमिंग ऑन स्ट्रीट्स डिमांडिंग वर्क एंड गॉट इंडल्ज। और वो लोग जो थे वो इंडल्ज हो गए थे इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। सम अपर क्लास सरवाइव। कुछ अमीर लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, बट फार्मर से लेके विमेंस तक, फार्मर्स, विमेंस, पुअर पीपल, ऑल वर बैडली हिट। उन सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ये था जी इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था वर्ल्ड में। अब आगे बढ़ते हैं जी इसमें हम लोग। अब देखिए, जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी पूरे के पूरे जर्मनी में, तो क्या वेमार रिपब्लिक बचने वाला था? पॉसिबल ही नहीं था। हाउ डिड वेमार रिपब्लिक हाउ डिड वेमार रिपब्लिक गॉट फेल और डिस्ट्रॉयड? फेल लिख दो, फेल्ड इन जर्मनी। कैसे फेल हो गया था वो जर्मनी में? हाँ, तो वेमार रिपब्लिक को कैसे जो है वो हारना पड़ा था, कैसे वो फेल हो गया था, कैसे वो डाउन हो गया था? देखिए, क्योंकि जब इतनी कंडीशन चल रही थी देश में, तो वेमार रिपब्लिक भी बहुत समय तक जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया था। ऑल्सो दूसरा क्या था कि ना, क्योंकि वेमार रिपब्लिक जब बना था ना, तो उसने एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो था एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है, तो कम से कम 50% जो हैं आपको वो सीटें जीतनी पड़ेंगी। उनके देश में ये सिस्टम था। जैसे हमारे देश में क्या होता है, सपोज करो हमारे देश में अगर हम बात करें, तो सपोज करिए किसी स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं, मान लेते हैं वहाँ पर 100 सीटें हैं, तो जिस पार्टी ने सबसे हाईएस्ट सीट जीती वो आपकी जीत जाती है। हमारे यहाँ सीट का सिस्टम होता है, सीट का, कि भाई कितने सीटें जीती। वोट परसेंट पे कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता हमारे देश में कि आपको वोट परसेंट चाहिए, बट जर्मनी में वोट परसेंट का मैटर था कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं तो कम से कम 50% वोट। वहाँ वोट का मायने था कि वो कितने परसेंटेज वोट पड़ रहे हैं। अगर 50% वोट आपको मिल रहे हैं तभी आप जीत सकते हो, वरना आप हार जाओगे। अब किसी भी पार्टी को 50% वोट लेना मुश्किल होता है। 50% सीटें होती तो वो तो निकाल सकते हैं हम लोग, बट इतने परसेंट में वोट आना मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, तो किसी भी पार्टी के लिए वहाँ पर जीत के आना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी चल रही थी देश में कि लोग जो थे वो वेमार रिपब्लिक से खुश नहीं थे। तो इस वजह से वहाँ पर जो था, वेमार रिपब्लिक को कोलेशन गवर्नमेंट ही फॉर्म करने का हो रहा था। कोलेशन गवर्नमेंट मतलब होता है जब 2-3 पार्टीज मिल के
आपकी जो है वो कंट्री को रूल करे। तो वहाँ कोलेशन गवर्नमेंट का ही सिस्टम बन पा रहा था कि दो चार पार्टीज मिलके साथ में राज करें। अकेले वेमार रिपब्लिक का जीतना मुश्किल हो रहा था। दूसरा, उनके उनके देश में एक आर्टिकल 48 था। आर्टिकल 48 के हिसाब से ये था कि प्रेसिडेंट जो था, प्रेसिडेंट साहब, ये प्रेसिडेंट साहब थे, प्रेसिडेंट साहब कभी भी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे और गवर्नमेंट को हटा सकते थे। तो इस आर्टिकल की वजह से प्रेसिडेंट ने बहुत बारी जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करी, और ये वेमार रिपब्लिक जो थी उसको बार बार अपने मिनिस्टर्स को चेंज करना पड़ता था इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से, ये आर्टिकल की वजह से और वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से बहुत बारी वेमार रिपब्लिक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और इसी वजह से लोगों का उस पर विश्वास उठ गया कि भाई ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं अच्छी, और इस वजह से वो फेल हो गई। और फिर आते हैं अब इस पिक्चर में हिटलर। अब हिटलर की एंट्री होगी इस चैप्टर में। तो आंसर लिखते हैं कि वेमार रिपब्लिक फेल कैसे हो गया। ड्यू टू proportional representation, no party in Germany was able to achieve full majority, and so had to form coalition government। इसलिए बहुत बार उनको कोलेशन का मतलब होता है दो तीन पार्टीज मिलके जो हैं वो कंट्री को चलाएं, तो ये करना पड़ रहा था। ऑल्सो ड्यू टू आर्टिकल 48, एक आर्टिकल 48 था उनके देश में। आर्टिकल 48 क्या कहता था? विच गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। आर्टिकल की वजह से प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी कि वो कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। विच गिव्स प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एंड सस्पेंड कर दे लोगों के सिविल राइट्स। जब बार बार इमरजेंसी पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट साहब लगाते थे, तो वेमार रिपब्लिक को अपने मिनिस्टर चेंज करने पड़ते थे। क्यों? कि लगता था प्रेसिडेंट साहब को कि लगता है कोई ना कोई गड़बड़ी है इस पार्टी में, तो प्रेसिडेंट साहब बार बार इमरजेंसी लगाते थे। अब इसलिए बार बार अपने मिनिस्टर्स चेंज करने पड़ते थे वेमार रिपब्लिक को, और इससे लोगों का विश्वास उठ गया उनके ऊपर से। लोगों को लगा कि भाई कुछ करप्शन कर रहे हैं ये लोग, भी बार बार प्रेसिडेंट जो हैं वो इमरजेंसी लगा रहे हैं, है ना। सो दी वेमार रिपब्लिक had to change many of its ministers ड्यू टू आर्टिकल 48 की वजह से। और इन सब की वजह से these conditions proved weak point for वेमार रिपब्लिक। इन सब की वजह से थोड़ा सा वेमार रिपब्लिक जो था वो वीक हो गया, एंड this give rise to डिक्टेटरशिप। क्या होता है डिक्टेटरशिप? जब कंट्री में कोई गवर्नमेंट सिस्टम ना हो, एक तानाशाह हो और वो देश को राज करे अपने हिसाब से, उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। और वो ही चीज़ हिटलर ने इस्टेब्लिश करी।